हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई डेली न्यूज़ शो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुना दी गई है और ये फांसी की सज़ा बांग्लादेश के ही इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। और साथ ही बांग्लादेश के जो पूर्व गृह मंत्री हैं असदुज़्ज़मा खान, उन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो जैसे ही इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, वैसे ही बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार हैं यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने भारत सरकार से संपर्क किया है। भारत के ऑफिसर से भी उन्होंने कांटेक्ट किया है और उन्होंने भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि भारत सरकार जल्द से जल्द शेख हसीना को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत बांग्लादेश भेज दे। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में भारत सरकार जो है वो शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देगी? और ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुआ था और वो 2013 में हुआ था। और ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 2013 का, इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रीटी हुई थी। और इस ट्रीटी में ये कहा गया था कि अगर भारत से कोई अपराधी बांग्लादेश में जाकर शरण लेता है या छिपता है तो बांग्लादेश की सरकार उसे भारत को सौंप देगी, और अगर बांग्लादेश से अगर कोई भी अपराधी भारत में आकर शरण लेता है या छिपने की कोशिश करता है तो भारत की जो सरकार है वो बांग्लादेश को उस अपराधी को सौंप देगी इस ट्रीटी के तहत। तो अब इसी पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में भारत सरकार जो है वो शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देगी। हालांकि इस पर भारत के गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश को एक बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया है और भारत के गृह मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर है उस पर भारत सरकार का ध्यान है। बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही निकटतम पड़ोसी है, तो इस नाते भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों को देखते हुए, जिसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है, उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत के गृह मंत्रालय के इस सधे हुए जवाब के बाद से बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उन्होंने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और मोहम्मद यूनुस बहुत ज़्यादा उतावले हैं कि जल्द से जल्द शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। अब वो क्यों उतावले हैं यह भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि पिछले साल अगस्त 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था, बहुत ही उग्र आंदोलन हुआ था, जिसे शेख हसीना की सरकार ने कंट्रोल करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो उग्र आंदोलन कंट्रोल नहीं हो पाया था, जिसके बाद शेख हसीना को मजबूरन बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर शरण लेना पड़ा था। लेकिन जिस समय शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा था, उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा नहीं सौंपा था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बिठाया गया, सत्ता की चाबी मोहम्मद यूनुस के हाथों में सौंपी गई और ठीक उसी के बाद से मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की पूरी बागडोर है, या यूँ कहें कि बांग्लादेश के सर्वे सर्वा जो हैं वो मोहम्मद यूनुस ही हैं। तो उन्हें जो पद दिया गया है, उन्हें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइज़र के तौर पे पद दिया गया है, उन्हें सत्ता पे बिठाया गया है। तो अभी जो भी डिसीजन चलते हैं वो मोहम्मद यूनुस के ही चलते हैं, जबकि मोहम्मद यूनुस का ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना तो वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर हैं, ना ही गृह मंत्रालय से उनका कोई संबंध है। तो फिर भी बांग्लादेश पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। जैसे ही उन्होंने बांग्लादेश के सत्ता को संभाला था, वैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया था कि बांग्लादेश में अभी अस्थिरता का माहौल है। जैसे ही बांग्लादेश स्थिर होगा, बांग्लादेश में आम चुनाव कराए जाएंगे। और उन्होंने लगभग बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए 6 महीने का समय लिया था। लेकिन अब 1.5 साल हो गए हैं, या यूँ कहें कि 1.5 साल से लगभग ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में आज तक आम चुनाव नहीं हो सका है, क्योंकि बांग्लादेश को कभी स्थिर रहने ही नहीं दिया गया। वो इसीलिए क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो हैं, बहुत ज़्यादा एज के हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सत्ता का लालच घेरे हुए है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बांग्लादेश की सत्ता पर वो काबिज रहें। उन्हें पता है कि उन्हें बांग्लादेश की सत्ता पर जो बिठाया गया है वो एक लिमिट समय के लिए बिठाया गया है, लेकिन फिर भी वो उस समय को खींचना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने यानी मोहम्मद यूनुस ने ये
ऐलान कर दिया था कि 2026 के फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव कराए जाएंगे। तो उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि अगर बांग्लादेश में आम चुनाव हुए तो शेख हसीना भी चुनाव लड़ेगी, जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की। और शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, तब तक बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो लगातार ग्रो कर रहा था। तो वो इन बातों को समझ रहे हैं कि अगर शेख हसीना वापस आकर चुनाव लड़ती हैं तो हो सकता है कि शेख हसीना चुनाव जीत जाएं और मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता को छोड़ना पड़ जाए। हालांकि खालिदा जिया भी यही चाह रही हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द आम चुनाव हो जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस किसी न किसी तरह से कोई न कोई तरीके से आम चुनाव को टालते आ रहे हैं। तो अब बांग्लादेश की जो सरकार है, यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उन्होंने भारत को अब वार्न करना स्टार्ट कर दिया है, दबाव बनाना शुरू कर दिया है भारत पर कि भारत जल्द से जल्द शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे, क्योंकि उन्हें आईसीटी के तहत सज़ा दे दी गई है और वो भी फांसी की। तो मोहम्मद यूनुस बहुत ज़्यादा उतावले होंगे, वो इसीलिए क्योंकि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी तो उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा और उन्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। और अगर उन्हें सजाए मौत दे दी गई तो फिर से बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल हो जाएगा और फिर से मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता पर कुछ और समय के लिए काबिज रहेंगे। तो बांग्लादेश के दबाव देने से या भारत को वार्न करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो भारत से लगभग 4000 किलोमीटर तक का बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत है भी नहीं। जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता को संभाला है, बांग्लादेश की सत्ता को संभाला है, तब से बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो लगातार नीचे ही गया है, ऊपर नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि जो फॉरेन का जो फंड है, यानी जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी है, वो बांग्लादेश में लगभग ख़त्म के कगार पर है। अगर उन्हें पाकिस्तान से कुछ उम्मीदें हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो खुद दूसरे देशों से भीख मांगता रहता है, पैसों की उम्मीद करता है, वहाँ तो खुद जीडीपी लगातार नीचे जा रहा है। तो पाकिस्तान क्या हेल्प करेगा बांग्लादेश का? दूसरी बात ये है कि अगर यूएस की बात करें तो यूएस एक लिमिट हेल्प कर सकता है, हमेशा हेल्प नहीं कर सकता बांग्लादेश का। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के साथ भी वही है, वो एक लिमिट हेल्प करेगा बांग्लादेश का। वैसे तो बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा चौपट हो गई है, तो इसीलिए बांग्लादेश जो है वो भारत से सीधा टक्कर नहीं ले सकता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो भारत में भी टेररिस्ट भेज सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। और इसे भारत सरकार बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है। और वैसे भी भारत सरकार ने अगर मूड बना लिया कि बांग्लादेश को हैंडल करना है तो भारत को टाइम नहीं लगेगा बांग्लादेश को हैंडल करने में। तो ये मोहम्मद यूनुस एक ट्रायल ले रहे हैं कि भाई अगर दबाव बनाया जाए भारत पर तो हो सकता है कि भारत शेख हसीना को सौंप दे। तो चलिए, एक बात तो समझ में आती है कि 2013 में बांग्लादेश और भारत के बीच एक सहमति हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी जिसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कहते हैं। और उस ट्रीटी के तहत किसी भी देश में अगर किसी भी देश का अपराधी शरण लेता है तो बांग्लादेश भारत को सौंप देगा उस अपराधी को, या भारत बांग्लादेश को उस अपराधी को सौंप देगा। लेकिन यहाँ पर अपराधी की बात नहीं हो रही। ये जो शेख हसीना है ये कोई अपराधी नहीं है, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, अभी वो पूर्व प्रधानमंत्री है। वैसे भी उन्होंने राष्ट्रपति को अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो शेख हसीना जो हैं वो अपराधी नहीं हैं, वो एक राजनेता हैं। इसीलिए उन्होंने भारत में शरण ले रखा है और भारत का भी अपना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जो 1962 में बना था। और उसके तहत अगर कोई अपराधी या कोई राजनेता भारत में आकर शरण लेता है तो सबसे पहले उसे भारत के कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा और भारत के कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं वो फैसला देंगे। हो सकता है कि वो फेवर में फ़ैसला दे दें, हो सकता है कि वो फेवर में फ़ैसला ना दें, दोनों बातें हो सकती हैं। राजनीतिक प्रत्यर्पण संधि के मामले में भारत इनकार कर सकता है क्योंकि शेख हसीना प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो एक अपराधी नहीं हैं। जिस अपराध में अपराधी को सज़ा सुनाई गई हो वो दोनों देशों में अपराधी की श्रेणी में आता है।
लेकिन शेख हसीना जो हैं वो तो अपराधी हैं ही नहीं, वो तो एक राजनेता हैं। तो इस कंडीशन में भारत अगर चाहे तो शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सकता है। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की आईसीटी ने फांसी की सज़ा सुनाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या शेख हसीना जो हैं वो कहीं और अपील नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। जैसे भारत में हाई कोर्ट होता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट है। लेकिन वो बांग्लादेश जाकर अपील नहीं कर सकती। वो इसीलिए क्योंकि अगर शेख हसीना बांग्लादेश के हाई कोर्ट में अपील करना चाहेंगी तो उन्हें सशरीर वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, यानी बांग्लादेश में जाकर ही उन्हें अपील करना होगा इस फैसले के खिलाफ। और वो इसीलिए क्योंकि इसे जानने के लिए हमें सन 1971 में जाना होगा। सन 71 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी तो उस समय बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था और उस समय बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान थे। तो 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसके कुछ सालों के बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। फिर 2010 में शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का स्थापना किया, उन्होंने बनाया इस कोर्ट को। और इस आईसीटी को इसीलिए बनाया गया था कि सन 1971 के दौरान बांग्लादेश में रह रहे वो लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, जिनकी छवि आपराधिक प्रवृत्ति की थी, जिन्होंने बहुत सारी हत्याएं की थी, उन्हें सज़ा दिलाने के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया था। और इस कोर्ट के तहत बहुत सारे लोगों को सज़ा भी दी गई है। लेकिन अब शेख हसीना को क्या पता था कि उनके ही द्वारा बनाए गए आईसीटी से उन्हें ही सज़ा मिल जाएगी। दूसरी बात कि अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट के बारे में बात करें तो ट्रिब्यूनल कोर्ट और भी देशों में हैं। जैसे भारत में है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीदरलैंड में है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो नीदरलैंड के हेग में जो आईसीजे है वहाँ पे इंटरनेशनल जजेस बैठते हैं, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सुनवाई होती है, फैसले होते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया है 2010 में, तो ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही वैलिड है। इसकी मान्यता सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही है, बांग्लादेश के बाहर इसकी मान्यता नहीं है। यहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय फैसला नहीं होता है, कोई इंटरनेशनल जजेस नहीं बैठते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ये एक ऐसा कोर्ट है जहाँ कुछ स्पेशल मामलों की सुनवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ जब उस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वहाँ मौजूद नहीं थी, ना ही उनके वकील वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन्हें अपना वकील को हायर करने का मौका ही नहीं दिया गया था। यानी कि जस्टिस तब तक न्याय संगत नहीं होता जब तक कि आरोपी को सुनने का मौका नहीं दिया जाए। और यही बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हुआ, उन्हें सुनने का मौका तक नहीं दिया गया। यानी कि ये एक तरफा फैसला है। इस फैसले पर शेख हसीना ने कहा है कि यह फैसला एक गैर अधिकृत न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया है जिसकी अध्यक्षता एक सिलेक्टेड सरकार कर रही है, यानी कि वो सरकार जिसे जनता ने नहीं चुना है। तो ये वैलिड कैसे हो सकता है? बांग्लादेश में आईसीटी के इस फैसले पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी इस फांसी की सज़ा का विरोध किया है। साथ ही यूएन के मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने भी इस फांसी की सज़ा का विरोध किया है। यानी कि कोई भी बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट के इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहा। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अपने राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।